नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो जैसा हम जानते हैं कि कक्षा 10 के इस जंतुओं में जन्म वाले चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है अलैंगिक जन्म, और वह हम पूरा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे लैंगिक जन्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, क्या होता है आपका लैंगिक जन्म? हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी हुआ है, पहले भी हम जानते हैं छोटी कक्षाओं से ही, कि लैंगिक जन्म का मतलब क्या है। इसमें नर युग्मक और आपका मादा युग्मक, यह दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे और मिलकर निर्माण करेंगे किसका? युग्मनज का। और युग्मनज बनने की यह प्रक्रिया जो है, यही क्या कहलाती है? आपकी लैंगिक जनन कहलाती है। तो क्या होता है लैंगिक जनन में? इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक मिलकर के संतान की उत्पत्ति करते हैं या युग्मनज का निर्माण करते हैं। ऐसा जनन क्या कहलाता है? आपका लैंगिक जनन कहलाता है। अब इस लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली बात तो याद रखना, यह सामान्य पाया जाएगा किस जीवों में? उच्च कोटि के जीवों में। उच्च कोटि के जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि लैंगिक जनन में ही सामान्यतः क्या आती हैं? विभिन्नताएं जो हैं, जो मैंने आपको पढ़ाई थी इस चैप्टर में की शुरुआत में। विभिन्नताओं का आने का आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्यतः किस प्रकार के जनन में विभिन्नताओं का ट्रांसफर होता है। तो वह कौन सा जनन है? आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ही वह जनन है जिसमें सामान्यतः क्या आती हैं? विभिन्नताएं आती हैं। तो याद रखिएगा, उच्च कोटि के जीवों में यह पाया जाता है और इसमें क्या आती हैं? विभिन्नताएं आती हैं। परिभाषा क्या है? दोबारा सुनिएगा। नरयुग्मक ऐसा जनन जिसमें नरयुग्मक और मादा युग्मक मिलकर के संतान की उत्पत्ति करते हैं, क्या कहलाएगा? आपका लैंगिक जनन कहलाएगा। और ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। पहला, उच्च कोटि के जीवों में पाया जाता है और दूसरी, विभिन्नताएं इस जनन में पाई जाती हैं। अब यदि बात करी जाए आगे, तो हमें यहां लैंगिक जनन में सबसे पहले तो पढ़ रहा है प्लांट्स के बारे में और फिर हमें बात करनी है मानवों के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया की। पादपों में लैंगिक जनन की समझिएगा, क्या है पादपों में लैंगिक जनन? पिछली बार 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हुए थे कक्षा 10 में, वो पूरे के पूरे लैंगिक जनन से ही पूछ लिए गए थे। तो याद रखिएगा, और यहां से भी क्वेश्चन आए थे जो आप पढ़ने वाले हैं पुष्पों में, मेनली क्या? लैंगिक जनन के बारे में। अब सुनना, होता क्या है, हम जो यहाँ पर पादपों की बात कर रहे हैं वो सभी कैसे हैं? एंजियोस्पर्म है, यानी आवर्त बीजी है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, आपने सरसों का भी फूल देखा होगा। इनके जो बीज पाए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं? आवर्त बीज, यानी ढके हुए होते हैं। ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, उनके जननांग जो पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? पुष्प में स्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, खाली जगह में पूछ ले 1 नंबर में कि एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादपों में जननांग कहां उपस्थित होते हैं? तो कहां पर पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बना हुआ है। आप किसी भी पुष्प में, यदि मैं इस लेवल पर बात करूं तो नॉर्मली आप पुष्प के 4 भाग पाएंगे। पहला तो क्या होगा? बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग होगा आपका पंखुड़ियां। तीसरा भाग होगा किसी पुष्प में पुंकेसर। और चौथा भाग होगा बच्चों आपका स्त्री केसर। यह हो गए आपके 4 भाग जो क्या पाए जा रहे हैं? किसी भी पुष्प में पाए जा रहे हैं। एक हो गया आपका बाह्य दलपुंज, एक हो गया आपकी पंखुड़ियां, एक हो गया आपका पुंकेसर, और आपका चौथा कौन सा हो गया? स्त्री केसर। बाह्य दलपुंज, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्री केसर, कितने भाग हो गए आपके? 4। और इन 4 भागों में भी मुख्यतः कौन कौन से भाग हैं आपके? एक है आपका पुंकेसर और एक कौन सा आपका? स्त्री केसर। अब हम देख पा रहे हैं, आपको ये सामान्यतः यहाँ गुड़हल का फूल दिख रहा होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर इस गुड़हल के फूल की, तो आप इस गुड़हल के फूल में देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना जो है वो इससे बाहर निकल रही है। और इस नलिकाकार संरचना से
इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वह आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। ये क्या है बच्चों? यह यदि मैं बात करूं इन वाले भागों की, जो तंतुनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यह आपका पुंकेसर, और ये पूरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर तक, यह है आपका स्त्रीकेसर। अब पुंकेसर में भी मुख्यतः कितने भाग होते हैं? पुंकेसर जो होता है आपका उसमें भी मुख्यतः होते हैं आपके 2 भाग, और वह 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका पहला परागकोश, और दूसरा होता है आपके तंतु। ये दोनों भाग मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके पुंकेसर बनाते हैं। पूछ सकता है आपसे कि पुंकेसर का निम्नलिखित में से पुंकेसर का एक भाग है तो कौन सा? परागकोश और तंतु। ठीक इसी प्रकार से जो स्त्रीकेसर है, इस स्त्रीकेसर में कितने भाग पाए जाते हैं? 3, यानी 3 भाग मिलकर के स्त्रीकेसर का निर्माण करते हैं। पहला हो गया आपका वर्तिकाग्र, दूसरा हो गया आपका वर्तिका, और तीसरा हो गया आपका अंडाशय। ये तीनों ही भाग मिलकर किसका निर्माण करेंगे बच्चों? आपके पुंकेसर, और आपको किसका निर्माण करेंगे? स्त्रीकेसर का निर्माण करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इन प्रत्येक भाग के बारे में क्या करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं इन चारों ही भागों के बारे में। आपको ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? किसी भी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र है। आपने कभी भी किसी पुष्प को देखा होगा तो यहां पर आपको नीचे की ओर एक नलिकाकार भाग दिखाई देता है, जिसे हम सामान्यतः डंठल के नाम से जानते हैं। हम नॉर्मली भाषा में उसे डंठल कहते हैं। अब ये क्या है आपकी? यह बाह्य दलपुंज, जो एक प्रकार से क्या कर रहा है? इस पुष्प के आसन का कार्य कर रहा है। पुष्प जो है पूरा ऊपरी भाग वह इस बाह्य दलपुंज पर क्या है? स्थित है। तो यह कौन सा हो गया बच्चों? आपका बाह्य दलपुंज हो गया। अब बात करते हैं तीसरे और इंपॉर्टेंट भाग की। मुख्यतः ये 2 ही इंपॉर्टेंट भाग हैं। यह आपका पूरा पुंकेसर, और इस पुंकेसर में भी मुख्यतः ये तो क्या हो गया आपका परागकोश, और आपको जो दूसरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यह हो गया आपका तंतु। और परागकोश और तंतु जो है दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप यहां देख पा रहे हैं गौर से, तो यह तो आपका ऊपरी भाग तो क्या कहलाता है? इसका वर्तिकाग्र। ये मध्य नलिकाकार जो भाग है वो क्या कहलाती है? आपकी वर्तिका। और यह हो गया आपका अंडाशय। और ये तीनों ही भाग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बच्चों? ये निर्माण करते हैं आपके स्त्रीकेसर का। अब हम बात समझते हैं कि आखिरकार पुंकेसर और स्त्रीकेसर का कार्य क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा पुंकेसर के बारे में कि पुंकेसर क्या है। तो समझिएगा, पुंकेसर क्या है? किसी भी पादप का है, किसी भी पुष्प में क्या है? ये नरजननांग है। तो किसी भी जो कोई भी जो फूल होगा उस फूल का नरजननांग क्या है? आपका पुंकेसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि पुष्प में नरजननांग होते हैं तो क्या होते हैं? पुंकेसर। पुष्प में नरजननांग कौन होता है? आपका पुंकेसर। अब इस पुंकेसर के कितने भाग हैं? 2। एक तो हो गया आपका क्या? परागकोश, और आपका दूसरा भाग हो गया बच्चों तंतु। यदि आप ने सामान्यतः, चलिए हम बात करते हैं परागकोश क्या है। आप बात करो इस परागकोश की, तो परागकोश क्या होती है? यह एक पीली थैलेनुमा क्या है? संरचना। कैसी संरचना है? पीले थैलेनुमा क्या है? ये एक संरचना है। कौन? आपका परागकोश। जिसमें क्या पाए जाएंगे बच्चों? यहां पर क्या पाए जाएंगे? नर युग्मक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नर युग्मक, जिन्हें सामान्य क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, परागकोश क्या है? पीले थैलेनुमा क्या है? संरचना है, जिसमें नर युग्मक, किसके नर युग्मक? पुष्प के नर युग्मक पाए जाते हैं। और नर युग्मकों को हम क्या कहते हैं? पराग कण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराग कण कहां पाए जाते हैं? परागकोश में। या परागकोश में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। मैं आपको साथ के साथ वो सारी चीजें बताता चल रहा हूं जो एग्जाम में आने लायक हैं। तो परागकण पाए जाते हैं किसमें? परागकोश में। और परागकोश किसका भाग है? पुंकेसर का।
और पुंकेसर क्या है आपका नर जननांग है। अब यदि बात की जाए आगे तंतु की, तो आप देख पा रहे हैं एक बार फिर से गुड़ैल का फूल, और उस गुड़ैल के फूल में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई थी अभी कि ये क्या है तंतु। ये तंतु कर क्या रहा है, तंतु एक धागेनुमा संरचना है जो इस पराग कोश को क्या कर रही है, सहारा प्रदान करने का कार्य कर रही है। तो तंतु क्या होता है, तंतु जो होता है वह एक क्या है पतली धागेनुमा क्या है बच्चों संरचना, और यह पतली धागेनुमा जो संरचना है वह इस पराग कोश को क्या कर रही है, सहारा प्रदान करने का कार्य कर रही है। तो यह हुआ आपका क्या पराग पुंकेसर के बारे में आपने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में कि स्त्री केसर क्या होता है। अब बात करते हैं स्त्री केसर के बारे में, क्या होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर किसी भी पुष्प का क्या है मादा जननांग है, और इस मादा जननांग के भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला तो क्या होगा आपका वर्तिकाग्र, समझिएगा वर्तिकाग्र क्या है, यह ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका वर्तिकाग्र। जब किसी या तो हवाओं के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा या पानी के द्वारा जब यहां इस पराग कोश से क्या परागकण कहा जाएंगे, इस वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो यह वर्तिकाग्र क्या करेगा, यह वर्तिकाग्र इन परागकणों को क्या करेगा, ग्रहण करने का कार्य करेगा। तो क्या हुआ वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र किसी भी पुष्प का क्या है बच्चों शीर्ष भाग है, और यह शीर्ष भाग क्या कर रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यह शीर्ष भाग पराग कोश से आए हुए इन पराग कणों को क्या कर रहा है, ग्रहण करने का कार्य कर रहा है। इसलिए वर्तिकाग्र क्या कर रहा है, शीर्ष भाग है, और क्या है ये पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो दूसरा भाग कौन सा है आपका वर्तिका, और वर्तिका क्या है आप देख पा रहे हैं कि वर्तिकाग्र और ये क्या है आपका अंडाशय, इस अंडाशय के मध्य में आपको एक नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये जो क्या है आपका वर्तिका है। और ये वर्तिका कर क्या रही है, यह वर्तिका आपके इस अंडाशय वर्तिकाग्र को किससे, अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो याद रखना वर्तिका का कार्य क्या है, इस वर्तिकाग्र को किससे, आपके इस अंडाशय से जोड़ने का कार्य किसका है, इस वर्तिका का ही है। और वर्तिका से जो ये पराग कण यहां पर आए, इन पराग कणों को इस वर्तिका के द्वारा ही कहां तक पहुंचाया जाता है, अंडाशय तक स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पराग दूसरा द्वार सुनना, पहला काम तो क्या है कि वर्तिकाग्र को किससे जोड़ रही है, अंडाशय से जोड़ रही है। दूसरा कार्य क्या है इसका, दूसरा कार्य है कि यह वर्तिकाग्र से पराग कणों को आपके अंडाशय तक क्या करती है, स्थानांतरित करती है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे भाग की, और आपका तीसरा भाग कौन सा है, अंडाशय। क्या है अंडाशय, देखिएगा आप देख पा रहे हैं यह जो अंडाशय है, इस अंडाशय में क्या होता है, यह अंडाशय है एक नलिका विहीन प्रजनन ग्रंथि। अंडाशय में कुछ भी नहीं पाया जाता, यानी अंडाशय में एक प्रकार से कुछ भी ना पाने मतलब कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। तो यह नलिका विहीन प्रजनन ग्रंथि है इसका पुष्प का अंडाशय। अब होगा क्या, इस अंडाशय के अंतर्गत पाया जाता है बच्चों बीजांड, अंडाशय के अंतर्गत पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनना, अंडाशय एक नलिका विहीन क्या है, प्रजनन ग्रंथि है, जहां पर के अंदर क्या पाया जाएगा आपका बीजांड, और इस बीजांड के अंतर्गत ही क्या पाया जाएगा, भ्रूण कोश पाया जाएगा। कौन सा कोश पाया जाएगा, भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है बच्चों आपकी अंड कोशिका, अंड कोशिका पाई जाती है, किसके अंतर्गत पाई जाएगी, भ्रूण कोशिका के अंतर्गत। तो याद रखना, दोबारा सुनिएगा, अंडाशय नलिका विहीन प्रजनन ग्रंथि है जिसके अंदर पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है आपका भ्रूण कोश पाया जाता है, और इस भ्रूण कोश के अंदर क्या पाया जाता है, अंड कोशिका पाई जाती है, जिन्हें हम सामान्यतः मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। जब परागकण यहां आएंगे अंडाशय के अंतर्गत कहां तक आएंगे, भ्रूण कोशिका में इस अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक, इसे आप मादा युग्मक भी कह सकते हैं।
तो मादा युग्मक के पास आएंगे तो क्या होगा, अंडाशय के अंतर्गत ही क्या होगी बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो याद रखिएगा, पुष्पों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह अंडाशय के अंतर्गत होती है, जबकि मानवों में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये पढ़ेंगे कि मानवों में निषेचन की प्रक्रिया कहां पाई जाएगी, अंडवाहिनी में पाई जाएगी। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। तो पुष्पों में निषेचन का हो रहा है अंडाशय में, और नॉर्मल जब मानवों में पढ़ेंगे तो मानवों में कहां पढ़ेंगे अपन, अंडवाहिनी में। तो यह रहा आपकी पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी कि आखिरकार पुष्प में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं आगे इसी में ही स्वपरागण, परपरागण और एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के बारे में। अब हम बच्चों बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण के बारे में। देखिएगा क्या होता है स्वपरागण। पहली बात तो आप देख पाएंगे दोनों ही नामों में इसे सामान्यतः बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और इसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यदि आप दोनों में ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक शब्द कॉमन है और उस कॉमन शब्द का नाम क्या है, परागण। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि परागण क्या है। तो परागण में क्या होता है बच्चों कि किसी भी जो एक पुष्प है उस पुष्प के पुंकेसर से, या फिर आप कह सकते हैं उस पुष्प के पराग कणों का, सीधा कह लीजिए एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या अन्य पुष्प के स्त्री केसर तक क्या होना, उनका स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है बच्चों, आपका परागण कहलाता है। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा कि एक पुष्प के परागकणों का या तो उसी पुष्प या अन्य पुष्प के स्त्री केसर तक स्थानांतरण क्या कहलाएगा, आपका परागण कहलाएगा। अब परागण कितने प्रकार का हो गया आपका, दो प्रकार का, एक हो गया स्वपरागण और एक हो गया क्या आपका परपरागण। स्व यानी कि स्वयं में परागण की प्रक्रिया होगी और पर यानी कि इसमें होगी दूसरे में। मतलब क्या हुआ कि जब परागकण जो हैं वह एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के स्त्री केसर तक क्या हो जाए, स्थानांतरित कर दिए जाए या हो जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, आपकी स्वपरागण कहलाती है। और यदि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प के स्त्री केसर तक क्या होते हैं, स्थानांतरित तो होते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी परपरागण कहलाती है। तो यदि स्वयं में हुआ यानी कि एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के स्त्री केसर तक हुआ तो वो कहलाएगा स्वपरागण, और यदि अन्य पुष्प तक हुआ तो वो क्या कहलाएगा, आपका परपरागण। अब हम बात करते हैं आगे इसी चीज में एक चीज और आपने पढ़ी हुई है जो इस साल एग्जाम में पूछी गई थी। एक होते हैं आपके एक लिंगी पुष्प और एक होते हैं आपके उभयलिंगी पुष्प। अब क्या होता है, वो नाम से हम पता लगा पा रहे हैं एक लिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग पाया जाता है, मतलब या तो पुंकेसर पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा, स्त्री केसर। तो ऐसे पुष्प जिसमें एक ही पुष्प में या तो स्त्री केसर या पुंकेसर कोई भी एक जननांग पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है आपका, पपीता और तरबूज। जबकि उभयलिंगी पुष्प क्या है जो इसी साल एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान बोर्ड में, और वह राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन यही है कि वे पुष्प जिसमें एक ही में ऐसे पुष्प जिसमें नरजन स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, उभयलिंगी। और मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सरसों और गुड़हल के फूल ये दोनों ही क्या हैं, आपके उभयलिंगी हैं। और मैंने भी आपको बताया भी था उभयलिंगी में आपने देखा था गुड़हल की, मैंने कहा था इस प्रकार से आपको नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ तंतुनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही थी। ये तंतुनुमा संरचनाएं क्या है, आपका पुंकेसर, और यह पूरा जो भाग था वो क्या था, आपका स्त्री केसर। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही भाग जो हैं वह एक ही उसमें पाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ आपका, एक लिंगी, और वह कौन सा हुआ आपका, उभयलिंगी। याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्वपरागण, परपरागण, एक लिंगी, उभयलिंगी, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, और आपने पढ़ा था पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में। चलिए हम बात करते हैं आगे, तो बात कर रहे हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया के बारे में कि आखिरकार इन एंजियोस्पर्म पुष्पों में बीज का निर्माण कैसे हुआ। देखना
पहली बात तो आपने स्वपरागण पढ़ा, आपने परागण पढ़ा, आपने परागण भी पढ़ लिया और वहां पर आपने पाया कि आगे का किस प्रकार से परागकणों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। अब परागकण खुद ही तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प के मादा जननांग तक आ नहीं सकता, कोई ना कोई चीज तो ऐसी रही होगी जो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रही है, लेकर के आ रही है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ तो हवाएं जब चल रही हैं तो हो सकता है कि हवाओं के द्वारा क्या हो, वह परागकण जो है वह मादा जननांग तक आ जाए, या किसी कीट के द्वारा। आप जानते हैं कि मधुमक्खियां जो होती हैं वह क्या करती हैं, किसी पुष्प के ऊपर बैठती हैं, फिर वहां से रस चूस करके दूसरे पुष्प तक चली जाती हैं। तो हो सकता है कि जब वो किसी एक पुष्प पर बैठी हों तो उनके पैरों में क्या लग गए हों, परागकण लग गए हों और वह दूसरे पुष्प तक पहुंच गई हों। तो हवाओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक क्या किया जा सकता है, परागकणों का स्थानांतरण होता है। अब हुआ क्या बच्चों, जैसे ही परागकणों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ कहां तक, इस वर्तिकाग्र तक। जैसे ही वर्तिकाग्र तक परागकण आए, वर्तिकाग्र तक परागकणों के आते ही यहां से एक नलिकाकार संरचना जो होती है वह निकलती है और वह सीधे कहां जाती है, माता के अंडाशय में मादा युग्मक तक जाती है। यह नलिकाकार संरचना क्या कहलाएगी, आपकी पराग नली। और इस पराग नली के द्वारा ही जो क्या होंगे, यह परागकण होंगे, नर युग्मक जो होगा वह कहां तक चला जाएगा, मादा युग्मक तक चला जाएगा। फिर इस अंडाशय में क्या होगा बच्चों, अंडाशय में होगी निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात आप जानते हैं क्या बनता है, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज बनने के पश्चात धीरे धीरे क्या होगा, इस युग्मनज बनने के बाद भ्रूण बनेगा और जब भ्रूण बनेगा तो बीजांड के ऊपर क्या होगा, एक कठोर आवरण विकसित हो जाएगा। किसके ऊपर, बीजांड के ऊपर आ जाएगा एक कठोर आवरण। धीरे धीरे यह कठोर आवरण जो है तो किसके ऊपर आ गया, बीजांड के ऊपर कठोर आवरण आ गया। अब यह क्या करेगा, बदल जाएगा कैसे बच्चों, बीज में। तो आपने पाया कि बीजांड के ऊपर आया कठोर आवरण और यह आगे किसे बदल गया, बीज में। और जो आपका अंडाशय है, यह बच्चों अंडाशय किसे बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। और पुष्प के जो अन्य भाग हैं, जैसे मैं बात करूं पत्तियों की, तो वह झड़ जाएंगी। और यही आपने देखा होगा अपने आसपास, जो भी आपने पेड़ उगा रखे होंगे जिनमें फल आ रहे होंगे, जैसे मैं नॉर्मली बात कर लूं तो मैं घिए की बात करूं, ऐसी बेलें हमारे पास मिल जाती हैं। तो आप देखते होंगे सबसे पहले क्या आता है, फूल आता है। फिर फूल जो होता है वो धीरे धीरे क्या बनाता है, फल। और फल बनते ही जो फूल आ रहे थे, फूल में जो पत्तियां आ रही थी, वे पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो यही मैंने आपसे कहा कि बीजांड के ऊपर कठोर आवरण विकसित हुआ और एक कठोर आवरण धीरे धीरे किसे बदल जाएगा, बीज में। और यह अंडा से जो है वो किसे बदल गया, फल में। तो आपने ये पाया कि बीजांड फल में बदल गया, सॉरी बीज में बदल गया और अंडा से किसे बदल गया, फल में। तो यह हुई बच्चों आपकी प्रक्रिया पूरी, किसकी, पुष्प में जनन किस प्रकार से पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में मानवों में लैंगिक जनन की, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगली ही क्लास में इस चैप्टर को भी समाप्त कर लिया जाए। आशा है कि आपने इस वीडियो में अच्छे से आपने इसको पढ़ लिया होगा और समझा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।